डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी हलचलें हो रही हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। बेबी कॉर्न, जिसकी खेती हमारे किसानों को माला माल बना सकती है, बशर्ते इसमें कुछ सावधानियां बरती जाएं। तो किस तरह से आप कर सकते हैं बेबी कॉर्न की खेती, जिससे आपको इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। मोटे अनाज के रूप में कभी गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मक्का आज उद्योग जगत में भी अपना स्थान बना चुकी है। ये एक बहुउपयोगी फसल है। ये मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का भी प्रमुख अवयव है। बेबी कॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाले बिना परागित भुट्टो को ही कहा जाता है। इसका पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक है तथा पत्तों में लिपटे रहने के कारण ये रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव से लगभग मुक्त रहता है। इसमें फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बेबी कॉर्न की कृषि आज भारत में प्रचलित होती जा रही है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से बेबी कॉर्न की कृषि जल्द ही भारत के अन्य कई राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। बेबी कॉर्न की कृषि आप साल भर कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए क्षेत्र का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में उचित नमी की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न की कृषि किसी भी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो में संभव है। पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। बेबी कॉर्न उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। बेबी कॉर्न उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को बेबी कॉर्न की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जैसी विशिष्ट कृषि से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः इसे सही समय पर बाजार तथा मंडी तक पहुंचा देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित बीजों का ही चयन करते हैं, जिससे निर्धारित समय पर स्वस्थ फसल की प्राप्ति होना संभव हो पाता है। ये प्रमाणित बीज आपको कृषि विज्ञान केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज विक्रेताओं से आसानी से मिल जाते हैं।
किसान आज खेत की जुताई कर रहे हैं। खेत में कब और कितनी बार जुताई करनी है, ये मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनके खेत की मिट्टी बलुई है, इसलिए 2 से 3 बार की जुताई से ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। खेत तैयार होने के बाद किसान जैविक खाद डालते हैं। मेड़ बनाने से पहले किसान 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 8 किलोग्राम पोटैश प्रति एकड़ मिट्टी में मिला देते हैं। जैविक खाद मिलाने से मिट्टी की संचयन क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही सूक्ष्म तत्वों की मात्रा भी बरकरार रहती है। इसके बाद किसान खेत में मेड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसान 8 से 10 इंच या लगभग 1 बीता ऊंची मेड़ बनाकर बेबी कॉर्न की कृषि आरंभ करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट हो। इन सब बातों को सुनिश्चित कर लेने के बाद किसान बुआई आरंभ करते हैं। बुआई के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीज से बीज की दूरी लगभग 1 बीता हो और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, वहां टपक या फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जा सकती है। ये किसान अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके मक्के और गन्ने की कृषि एक साथ करते हैं। हर 15 से 20 दिन में किसान मेड़ पर निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे बेबी कॉर्न का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। आज रोपण किए 60 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न के पौधों के ऊपर पूंछ के आकार की मंजरी दिखने लगी है, जो खिलकर फूल का रूप ले लेंगी। ये पौधों में बालियां आने का संकेत है। किसान समय दर समय अपने खेत का निरीक्षण करते हैं। खरपतवार एवं सिंचाई का सही प्रबंधन और सही कीटनाशक के उपयोग से खेत को बचाते हुए किसान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पौधों पर लगी बेबी कॉर्न की बालियां अच्छी गुणवत्ता वाली हों। आज रोपण किए 90 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न की फसल अब बिल्कुल तैयार दिख रही है। हर एक पौधे पर लगी बालियों को ध्यानपूर्वक तोड़कर इन टोकरियों में भरा जा रहा है। बेबी कॉर्न की उपज इसके किस्मों की क्षमता एवं मौसम पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहा तो 1 एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 2700 किलोग्राम बेबी कॉर्न की प्राप्ति संभव है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे गर्मियों में लीची के बगीचों की देखभाल पर, जिससे आप अधिक उत्पादन और मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मियों में लीची की विशेष देखभाल क्यों जरूरी? लीची के पेड़ गर्मियों में ज्यादा तापमान और कम नमी के कारण प्रभावित होते हैं, जिससे फूल और फल झड़ने का खतरा बढ़ जाता है। सही देखभाल से आप अच्छी गुणवत्ता की लीची प्राप्त कर सकते हैं। लीची के बगीचों की देखभाल के खास उपाय: सिंचाई प्रबंधन। गर्मियों में 7-10 दिन के अंतराल पर टपक ड्रिप सिंचाई करें। अधिक तापमान में दोपहर की बजाय सुबह या शाम को पानी दें। छाया प्रबंधन। छोटे पौधों को गर्म हवाओं से बचाने के लिए शेड नेट या टाट के पर्दे का उपयोग करें। उर्वरक और पोषक तत्व प्रबंधन। अप्रैल मई में 10-15 किलो गोबर की खाद और नीम की खली प्रति पेड़ डालें। बोरॉन और जिंक सल्फेट का छिड़काव करने से फल गिरने की समस्या कम होती है और फलों की गुणवत्ता बढ़ती है। बाजार में सही दाम पाने के लिए सुझाव: लीची को सही समय पर तोड़ें और छायादार जगह पर रखें। लोकल मंडियों के अलावा ऑनलाइन मार्केट और प्रोसेसिंग यूनिट्स से जुड़कर बेहतर दाम प्राप्त करें। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो गर्मी के मौसम में भी आपकी लीची की फसल सुरक्षित रहेगी और आप अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पुणे में रहने वाले हमारे सफल किसान ज्ञानदेव अतकारी जी से, जो साइलेज का उत्पादन करते हैं। बता दें आपको कि ये हमारे पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है और इसका उत्पादन करने से खेत की जो उर्वरता है वो भी बेहतर बनी रहती है। तो किस तरह से इसे इन्होंने अपने लिए फायदेमंद बनाया है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के माध्यम से। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था, तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो
तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकालता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे थे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है, तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदो सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आरके रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आरके रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब भी हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में उनका रेशन बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये रेशन बैलेंसिंग होने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मर्स को पर्याय उपलब्ध करके दिया कि वो अपने खुद के फार्म पे साइलेज बनाए। साइलेज बनाना बहुत ही आसान तरीका है। ग्रीन फॉडर एज अ ग्रीन कंजर्वेशन करने का सबसे आसान, सबसे इजी ये तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल मक्के का लेते थे। मक्का जब भी मिल्किंग स्टेज में आता है तब हम उसका हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, फिर हम उसका छोटा छोटा चाप कटर के हिसाब से चॉपिंग करते हैं, और जब भी हम वो चॉपिंग करते हैं उसके बाद में हम वही हरे चारे को किसी बैग में या किसी बेल में हवा बंद करके रखते हैं। उसको एयर टाइट रखने से वो चारा ग्रीन ही रहता है। साइलेज अभी बहुत जगह पे बन रहा है। जब भी हमने केवीके के माध्यम से शुरुआत किया तो हमने ये देखा था कि फार्मर के पास पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल होने के लिए हमने साइलेज का प्रमोट किया। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 70-80% ऑफ डेयरी फार्मर्स सभी अभी साइलेज का यूज़ कर रहे हैं। हमारे मित्र है नैनदेव जी अतकरी जो यंग फार्मर्स है, उन्होंने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपना खुद का ये साइलेज प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ।
ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के किसान इस मौसम में अदरक और हल्दी के खेतों में उचित नमी बनाए रखें। यहां इस समय आहू धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहां के किसान इस मौसम में बाऊ धान, तिल, मक्का, केला, अदरक और हल्दी की बुवाई कर लें। मेघालय में इस समय मिर्च और बैंगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। नागालैंड के किसान इस मौसम में मक्का की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां इस समय झूम धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मिजोरम के किसान मटर, मसूर और तोरी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। मणिपुर में भी किसान मटर, मसूर और सरसों की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहां के किसान इस मौसम में अदरक और हल्दी के नए पौधों का रोपण कर सकते हैं। साथ ही मणिपुर के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई भी जारी रखें। त्रिपुरा के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल में किसान तिल की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहां के किसान आलू की पकी पौध की खुदाई भी कर लें। पश्चिम बंगाल में ही किसान धान की अच्छी पैदावार के लिए इनके खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। बिहार के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। वहीं ओडिशा में किसान उड़द और मूंग की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान इस समय भिंडी, लोबिया, कद्दू, लौकी, खीरा, तरबूज और खरबूजे की बुवाई कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मटर, सरसों और मसूर की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं ई-नाम मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो आपको देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल बयां करती है। जी हाँ, आप जिनसों के बाजार भाव की जानकारी हासिल कर सकते हैं, खरीदारी और बिकवाली भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको करवाना होता है इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन। तो किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए बताते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट,
और 2050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको जानकारी दें कि अगर आपके पास कोई कार्यक्रम के लिए सुझाव है, कोई सवाल है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप हमें। ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।